वैसे तो देखा जाए तो 9, 10th, 11th और 12th ये 4 साल किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन 4 साल में ही वो जो अपनी आने वाली ज़िंदगी है, अपने आने वाली एजुकेशन लाइफ है और करियर है, उसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बिल्ड करता है। 9, 10th में हमेशा स्टूडेंट को अपने जो फंडामेंटल्स हैं साइंस और मैथ्स के स्पेशली उस पर अच्छा फोकस करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा अलग से तैयारी की इतनी ज़रूरत नहीं है और जो CBSE का करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए और 11th क्लास से फॉर्मली उसको JEE की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और ये देखने में आया है कि जिन स्टूडेंट्स ने 9, 10th में अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए और 11th से अपनी JEE के लिए उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी है डेडिकेटेडली, उनका रिज़ल्ट 12th के साथ बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के हाथ से ये 11th का मौका निकल चुका है और वो आज अगर 12th में है तब भी कोई बात नहीं है, 12th से शुरू करना चाहिए। और अगर 12th भी पास कर चुका है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है और 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लेकर करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 9th और 10th में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्ड करें, उस पर कमांड लाएं और 11th से फॉर्मली डेडिकेटेड प्रिपरेशन JEE के लिए स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड की प्रिपरेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। JEE का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो वही है, वही सब्जेक्ट है, वही उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक मोड है तो उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और JEE एग्ज़ाम से पहले अगर स्टूडेंट 5 या 6 टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मोड पर दे लेता है तो वो एक्लेटाइज हो जाता है और वो सफिशेंट उसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो समझ जाता है, उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाता है और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें उनको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसकी सफिशेंट प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको लेकर अननेसेसरी कोई प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और 5-6 पेपर्स अगर वो इस पैटर्न पर अटेम्प्ट कर लेता है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। आपके इस क्वेश्चन को मैं 2 टुकड़ों में ब्रेक करूंगा। जिन स्टूडेंट्स को अभी JEE की तैयारी शुरू करनी है और वो 11th क्लास में है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का उन्हीं के लिए मतलब है। तो पहले मैं आपको उसी प्रश्न का जवाब देता हूँ। जो स्टूडेंट्स 11th में हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए, जो 11th में आ रहे हैं उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो दिसंबर तक अपना 11th का सिलेबस पूरा करें और फिर जनवरी से अपनी 12th की प्रिपरेशन शुरू करते हुए और सितंबर तक हर हालत में अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 मंथ्स का टाइम मिलता है और इस 3 महीनों में वो फिर से अपना 11th और 12th का फुल रिवीजन करें JEE पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर से जनवरी साइकिल आएगा, उसमें वो अपना JEE मेन का अटेम्प्ट दें और उस अटेम्प्ट को अच्छा करके और फिर अपने बोर्ड के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये 2 ईयर प्रिपरेशन साइकिल हो गया, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए दूंगा, जैसे आज अगर हम जनवरी में बात कर रहे हैं तो जनवरी अटेम्प्ट JEE मेन का निकल चुका है और अब जो अप्रैल का अटेम्प्ट आने वाला है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को अपनी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपना जो बचे हुए मंथ्स हैं, जनवरी में रिमेनिंग पीरियड, फरवरी, मार्च, इस पीरियड में डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए JEE के लिए। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि 3 तरह के स्टूडेंट्स सामने होंगे, क्योंकि जब जनवरी अटेम्प्ट हो जाता है तो 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हमें स्टूडेंट्स के मिल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अब तक की JEE की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है और वो जनवरी अटेम्प्ट में समहाउ अराउंड 200 का मार्क्स या उससे ऊपर का मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। उन्हें अब अपना JEE मेन के ऊपर फोकस कम करके और एडवांस की तरफ फोकस ले जाना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 225 से ज़्यादा का स्कोर जनवरी अटेम्प्ट में ले लिया, वो डेफिनेटली अच्छे NIT में एक ठीक ब्रांच में एडमिशन ले पाएंगे JEE मेन के बेसिस पर। इसलिए उन्हें अपने रिमेनिंग टाइम को पूरी तरह से JEE एडवांस के लिए डेडिकेट करना चाहिए। JEE मेन की केवल वो टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें और अप्रैल का JEE मेन का अटेम्प्ट देकर फिर एडवांस पर फोकस करते हुए और एडवांस में अपनी अच्छी रैंक इंश्योर करें। वो स्टूडेंट्स जिनका अभी JEE मेन में जनवरी अटेम्प्ट जो हुआ है उनका अगर स्कोर समहाउ अराउंड 125 से 200 के बीच में वेरी कर रहा है, इस रेंज में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NIT में अच्छी ब्रांच मिलने में थोड़ा संशय हो सकता है। इसलिए उन्हें अप्रैल का अटेम्प्ट JEE मेन का फुली फोकस्ड अप्रोच में देना पड़ेगा। इसलिए उन्हें JEE मेन पर अपना फोकस बनाए रखना पड़ेगा और JEE एडवांस और मेंस में बैलेंस बनाते हुए वो अपना काम करें। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी वो बनाए JEE मेन की
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वो बनाए एडवांस की, और अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद रिमेनिंग जो 20-25 डेज़ उन्हें मिलेंगे उस पीरियड में एडवांस के लिए और प्रिपरेशन करके फिर वो एडवांस में जाएं। और वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर इस जनवरी अटेम्प्ट में 100 नंबर से कम है, 125 नंबर से कम है, उन्हें तो डेफिनेटली एडवांस की प्रिपरेशन के ऊपर अभी से कम्प्लीटली फोकस हटा लेना चाहिए और पूरी तरह से अपने आप को जेईई मेन की प्रिपरेशन पर फोकस कर देना चाहिए और उसी के लिए काम करते हुए अपना अप्रैल का अटेम्प्ट देना चाहिए। ये उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी इस मोमेंट पर। तो ये मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो क्राइटेरियाज हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए, जेईई मेन और जेईई एडवांस ये दोनों अलग तरह के एग्जामिनेशंस हैं। जेईई एडवांस बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट पर बहुत ज़बरदस्त कमांड उस स्टूडेंट का होना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। जेईई मेन बेसिकली प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। पूरा सिलेबस जेईई मेन में कवर होता है एग्ज़ाम में, वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, पूरा सिलेबस वो कवर करते हैं। इसलिए सिलेबस के किसी भी पोर्शन को वो इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ तक तीनों सब्जेक्ट्स के डिफरेंट नेचर की बात है, मैथ्स से मैं शुरू करता हूँ। मैथ्स पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। तो मैथ्स में आपको एग्जाम्पल्स करने के बाद तुरंत प्रैक्टिस लेवल अपना बढ़ाना चाहिए। सफिशिएंट एग्जाम्पल्स कीजिए और फिर अपना प्रैक्टिस लेवल हर चैप्टर में, हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस में बढ़ाइए। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर साउंड कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाता है। फंडामेंटल्स इंप्रूव करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो फिज़िक्स में डेरिवेशंस हैं उन पर भी फोकस करें। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स केवल फार्मूला लेवल प्रिपेयर करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो सही नहीं है। खासतौर से फिज़िक्स में बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्हें अपने डेरिवेशंस पर फोकस करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने चाहिए जिनमें वो उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन को समझ सकें और उसके बाद फिर उन्हें उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। केमिस्ट्री में 3 अलग अलग नेचर का कॉम्बिनेशन आता है। एक पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, वो मोर और लेस फिजिक्स की तरह का ही नेचर रखता है, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कंसेप्चुअल हैं, लेकिन कई इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी हद तक इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की हेल्प ज़रूर ली जानी चाहिए और उसको प्रिपेयर करके टुकड़ों में उस इन्फॉर्मेशन को लर्न करना चाहिए और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स केवल थ्योरी पढ़कर अपने आप को मान लेते हैं कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। आपको वो पढ़ने के बाद, जैसे इनऑर्गेनिक में भी कोई चैप्टर का थ्योरी आपने पढ़ा, तो जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और आपको ये नहीं समझ में आता कि इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन करें, तभी आप उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस ही जेईई मेन का सिलेबस है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स सफिशिएंट नहीं है। उसका कारण ये है कि उनमें थ्योरी को एलॉबरेटली नहीं दिया गया, इसलिए स्टूडेंट को थ्योरी का एलॉबरेशन चाहिए तो उसे कुछ दूसरा स्टडी मटेरियल देखना पड़ता है। दूसरी एक और बात है, चूँकि ये जो एग्ज़ाम है जेईई मेन, ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम है और सिंगल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं और वहीं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ऐसे में जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है और हर चैप्टर में मुश्किल से अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, तो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो उस चैप्टर के लिए सफिशिएंट नहीं होते। और स्टूडेंट को अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और सब्जेक्ट पर कमांड भी लाना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसलिए उसे हर चैप्टर में कम से भी कम 150 से 200 क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे स्टडी मटीरियल की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्योर इन्फॉर्मेटिव हैं और जिनका जेईई मेन का जो स्तर है वो एनसीईआरटी लेवल पर ही है, तो उन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन है और साथ में ऑर्गेनिक के लिए भी कुछ हद तक एनसीईआरटी ज़रूर देखनी चाहिए। मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सेट एंड रिलेशन, और फिजिक्स में है जैसे सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पोर्शन ऐसा है जो आपको जेईई मेन के
प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी से प्रिपेयर करते हैं तो वो सफिशिएंट होता है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं, उसका तो ये जवाब है। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बात और पूछी कि किस तरह से स्टडी मटेरियल का चयन करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि उसे कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, किस तरह का पैटर्न का जो ट्रेंड चला आ रहा है वो सफिशिएंट, वो उसको सर्व करता है या नहीं करता, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इसे समझा जाए। स्टडी मटेरियल से स्टूडेंट अपना थ्योरी प्रिपेयर करता है, थ्योरी के बाद उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करता है। उस स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल्स सफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़कर आप कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, और कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाना। थ्योरी पढ़कर आप सीधा क्वेश्चंस पर जाते हैं तो आपके डाउट्स ज़्यादा आते हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है जब डाउट्स बढ़ते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स होना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम्पल्स सभी कंसेप्ट्स के होने चाहिए। ग्रेजुअली उनका लेवल इंप्रूव होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए इनफैक्ट। तो एग्जाम्पल उस स्टडी मटेरियल में सफिशिएंट हो, दूसरी बात होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट होना चाहिए कि उसमें प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रैक्टिस ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। स्टूडेंट जब शुरू में किसी भी चैप्टर को पढ़ता है तो बहुत इनिशियल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं, उसके उस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। इसी एप्लीकेशन के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ वो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हों, और फिर ग्रेजुअली जब उन कंसेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को वो रीड करता है, उनको सॉल्व करता है और अपना फंडामेंटल बिल्ड करता है, फिर धीरे धीरे वो अपना लेवल अपलिफ्ट करता है। तो क्वेश्चंस का लेवल ग्रेडेशन उसमें दिया हुआ हो, और प्रॉपरली उनमें सेपरेशन होना चाहिए। मिक्सिंग उनमें बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं होनी चाहिए, और जब वो आगे बढ़ता है तब जाकर उसको चैप्टर समझ में आता है, फिर वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, और फिर वहाँ जाकर जेई मेन में और जेई एडवांस में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सब का उसमें कलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट ये इंश्योर कर सके कि उसने जो प्रिपेयर किया है वो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। तो इस तरह का स्टडी मटेरियल डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर साइंटिफिकली डिजाइंड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। 11 से शुरू करता हूँ। जब स्टूडेंट 11th क्लास में होता है, चैप्टर पढ़ना शुरू करता है, तो बहुत सारा चूंकि उसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता और वो ग्रेजुअली सब्जेक्ट में अंदर जा रहा होता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं वो विद टाइम, जैसे जैसे उसका सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो सीखने लगता है। तो वो स्टडी मटेरियल उसे एक लॉन्ग विजन से बनाना चाहिए, यानी उसमें वैल्यू एडिशन का, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं क्लास में भी बताता हूँ स्टूडेंट्स को, और हमारे यहाँ पर जो हम सेशंस लेते हैं, जब भी एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसको नोट्स बनाने का तरीका हम जरूर बताते हैं। हम बताते हैं उसको कि आप नोट्स कैसे बनाएं अपने रजिस्टर में। सबसे पहली बात का ध्यान रखें ये कि कोई रफ वर्क जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी करें वो फेयर होना चाहिए, क्योंकि वो आप लर्निंग के लिए काम में ले रहे हैं, और वो आपको आगे काम देगा ही देगा। जो सीख रहे हैं वो रफ नहीं हो सकता, वो फेयर ही होगा। तो उसको फेयर वर्क ही करना चाहिए, और जो टीचर्स बताते हैं, जो डिक्टेशंस देते हैं, वो प्रॉपर्ली लिखनी चाहिए। और अपनी नोटबुक में आप केवल अपने राइट साइड वाले पेज पर लिखें। लेफ्ट साइड वाला जो पेज है आपका, रजिस्टर जब ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो पेज है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो वैल्यू एडिशन के लिए काम आएगा। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वो राइट साइड वाले पेज पर लिखें। आज आपने जो चैप्टर पढ़ा, टीचर ने क्लास में जो पढ़ाया, जब घर जाकर आप उसको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी की बुक भी रेफर करेंगे, और जो स्टडी मटेरियल आप साथ में फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और बहुत नई डायमेंशंस खुलेंगी। आपको उस चैप्टर की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी और समझ आएगा। ग्रेजुअली जब सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, महीने 2 महीने बाद जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो फिर से नई नई चीजें सामने आएंगी। उन्हें अपने नोट्स में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फाइनल रिवीजन का टाइम आएगा और अगर आपने उन्हें नोट्स में नहीं डाला तो वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी। तो उन सारी चीजों को अपने नोट्स में रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो एक पेज में आपसे छुड़वा रहा हूँ, वहां पर जहां जहां जब जब जैसे भी वो कोई नई इंफॉर्मेशन उससे रिलेवेंट मिले, आप वहां पर प्लेस करते जाएं, और एक साइड पर जो क्लास में टीचर लिखवा रहे हैं वो लिखते जाएं। तो ये आपके सेल्फ सफिशिएंट नोट्स बनेंगे। और जब भी आपको अपने चैप्टर को रिवाइज करना होगा, आप बहुत आराम से उस चैप्टर को ओपन करेंगे, रजिस्टर को ओपन करेंगे, और सब कुछ आपके सामने होगा। वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया हुआ कंटेंट भी वहां होगा,
आपकी टाइम के साथ जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है वो वाली अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी और आपको पूरी तरह से वो चैप्टर सामने एक्सपोज हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आप उसकी चैप्टर की समझ बना पाएंगे। तो नोट्स बनाने का ये एक बेस्ट तरीका है। नोट्स में एक और चीज़ है, आपको एग्जाम्पल्स भी प्लेस करने चाहिए। जो क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए जा रहे हैं उनको लाइटली ना कर लें और उनको जहाँ जहाँ वो करवाए गए हैं उनको नोट्स में वहीं रहने दें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही वो कंसेप्ट समझ में आता है। नोट्स के साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको मेंटेन करने चाहिए। उनको आप ऐसा ना करें कि जस्ट सॉल्व किया और बस उस रजिस्टर को या उस नोट पेज को आपने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आपको उसका रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। इसकी मेंटेनेंस इस तरह से होनी चाहिए कि बस उसकी रीडेबिलिटी बनी रहे, यानी जब आपको जरूरत हो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा रेफर करें तो आपके सामने आ जाए। ये आपका लास्ट में जब टाइम का क्रंच होगा तो आपका काफी टाइम सेव करेगा। ये नोट्स बनाने में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो पिछले 25 सालों से देखता आ रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी बड़े अच्छे से सहज रूप से पढ़ाई करते हैं और अच्छा सेलेक्ट होते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि अगर उन्हें डायरेक्शन सही नहीं मिला तो फिर नुकसान होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखें तो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी बुक्स एज यूजुअल अवेलेबल नहीं हो पा रही। लेकिन अगर मैं जैसे हम हमारी बात करें तो करियर पॉइंट का अपना हिंदी मीडियम का डेवलप किया हुआ अपना एक स्टडी मटेरियल है, वही ए क्लास स्टडी मटेरियल जो किसी भी दूसरे स्टूडेंट को सर्व किया जाता है, उसका मीडियम हिंदी है। क्योंकि जेईई मेन का एग्जाम, जेईई एडवांस का एग्जाम दोनों हिंदी मीडियम में होते हैं और वहाँ पर पेपर हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्लास 10th तक अपनी हिंदी में पढ़ाई करके आ रहा है, अगर उसको मीडियम चेंज करना पड़ जाता है इस वजह से तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले तो वो हिंदी इंग्लिश में उलझा रहता है, सब्जेक्ट पर बाद में आ पाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुश्किल कुछ नहीं आती है, बस उसको सही मटेरियल मिले। हिंदी मीडियम का मटेरियल अवेलेबल है और वो उसकी डेफिनेटली अच्छी है।